चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर 10 का पार्ट सेकेंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था जितने भी शुरू के इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस थे हमने डिस्कस कर लिए थे। पिछला जो लास्ट पार्ट फर्स्ट का लास्ट वीडियो था वो था हमारा फ्री कंसेंट, जहां पर हमने 5 पार्ट्स डिस्कस करे थे। याद है बच्चे लोगों? चलिए, आज पार्ट सेकेंड है। हमने चैप्टर 10 को, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस लॉ का चैप्टर है, उसको हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड करके रिविजन कर रहे हैं। और पहला पार्ट आपको कल मिल गया था, आज जो है आपको वो दूसरा पार्ट मिल रहा है और कल आपको इसका तीसरा पार्ट मिल जाएगा। 10th जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके हम पढ़ रहे हैं, राइट। 9 चैप्टर का पूरा एक पार्ट का हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आई होप सो आपने देख लिया होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद कंसिडरेशन, राइट। जितने भी इससे पहले के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सारे पढ़ लिए हैं। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़ लिए हैं। ये 5वां हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन के ऊपर, राइट। कंसिडरेशन क्या होता है आपको पता है? समथिंग इन रिटर्न। अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट। चलिए लीगल प्रोविजन में ध्यान देते हैं इसके। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। जी हाँ, जैसा प्रोमिसर ने प्रॉमिस करा है, मतलब दोनों पार्टीज ने जो टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री हुआ था, कंसिडरेशन भी उनको वही मिलना चाहिए। मान के चलिए आपने किसी पर्सन को कहा था कि मेरे गुड्स को डिलीवर करने के मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो आपको एग्जैक्टली उतने ही पैसे उसको देने हैं। उसके टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस आपको बाद में नहीं करने, राइट। द कंसिडरेशन नीड नॉट बेनिफिट द प्रोमिसर हिमसेल्फ। दोनों में से एक ही को बेनिफिट नहीं होना चाहिए, या तो प्रोमिसी या प्रोमिसर। पूरा बच्चों क्लियर? दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी ने दिया हो या एनी अदर पर्सन ने दिया हो। मतलब कंसिडरेशन मतलब जो समथिंग इन रिटर्न है वो पर्टिकुलर प्रोमिसी भी दे सकता है या उसका कोई लीगल रिलेटिव भी दे सकता है विद द प्रॉपर कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की कंसेंट से जो प्रोमिसी है वो उसको कंसिडरेशन दे सकता है, या अगर इनकेस वो एब्सेंट है, शहर से बाहर गया हुआ है, तो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंसिडरेशन दे सकता है। यस और नो? कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ, कंसिडरेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन सिर्फ पैसा ही हो, राइट। कुछ भी हो सकता है। आप रिटर्न कर रहे हैं फेवर, आपने किसी का काम करा था, उसने आपका काम कर दिया, पैसे जरूरी नहीं है इन्वॉल्व हो उसमें। यस और नो? राइट। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान के चलिए कि आपने एक्सीडेंट कर दिया हो किसी का और वो बोल रहा हो कि भैया मैं मुझे कंपनसेशन चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, तो आपने उसको केस को दबाने के लिए जो पैसे दिए हैं वो नेगेटिव हैं, नेगेटिव कंसिडरेशन है, राइट। कि आपने गलत काम करा था, उसको दबाने के लिए आपने उसको पैसे दिए, नेगेटिव कंसिडरेशन हो गया, राइट। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जी हाँ, कंसिडरेशन जो है वो पास्ट की एक्टिविटीज में हो सकता है, प्रेजेंट की एक्टिविटीज में हो सकता है, या फ्यूचर। आप बोलते हैं कि भैया ये काम कर देगा तो मैं 1 तारीख को तुझे पैसे दूंगा, वो फ्यूचर के लिए हो गया। यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बिल्कुल बिना कंसिडरेशन के करा हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कॉम्पिटेंट, सही होना चाहिए, एग्जैक्टली मेजरेबल होना चाहिए। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शनल केसेस। देखिए ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। पहला क्या है देखिए, व्हेन अ रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन। जी हाँ, जहां पर फैमिली एग्रीमेंट और फैमिली रिलेशन हो बीच में, वहां कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है वॉलंटरी सर्विसेज। जब आप चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो वहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी गरीब को सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आप वहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि वो गरीब भी आपकी हेल्प करेगा। सी है व्हेन एन एग्रीमेंट इज फॉर अ पेमेंट ऑफ अ लाइफ बैरिड डेब्ट। जी हाँ, जहां पर टाइम निकल चुका है, राइट। पेमेंट ऑफ अ टाइम बैरिड डेब्ट मतलब होता है जिस चीज का टाइम निकल चुका है उसके लिए आपको कंपनसेशन पे करने की फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। गिफ्ट एक्चुअली टेकन, गिवन एंड टेकन। जो आप गिफ्ट देते हैं बर्थडे पार्टी वगैरह में, तो आप वही एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आप कि आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं कि वो भी आपको गिफ्ट देगा। प्रॉमिस टू चैरिटीज वाई लाइबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड बाय डन ऑन द होप ऑफ इट। यस, चैरिटीज को जो आप डोनेट कर रहे हो पैसे, वहां पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंसिडरेशन इन रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, राइट। ग्रेटुइटस बेलमेंट होता है फ्री में, जब आप किसी को अपना चीज यूज करने देते हैं, राइट, तो वो वहां पर भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। एजेंसी एग्रीमेंट में भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है जब एक प्रिंसिपल अपने काम के लिए एक एजेंट को अपॉइंट करता है। यस और नो? तो ये वेरियस प्रोविजंस थे, स्पेसिफिकली ये जी तक, जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। ऊपर वाले में कंसिडरेशन के हमने लीगल प्रोविजन देखे थे, ये हमारा क्या था, एक्सेप्शनल मैटर्स था जहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट है।
टिक मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व होता वो पॉइंट्स लिख के आइए। यस और नो। चलिए आगे है लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखिए मकसद जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने का या बनाने का वो लीगल होना चाहिए। अगर वो लीगल नहीं है तो वो इलीगल कहलाएगा, राइट। देखते हैं इसमें बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी लीगल होना चाहिए। ऑफ अ वैलिड शुड बी वैलिड, valid contract should be valid according to the Indian Contract Act, the following circumstances agreement become unlawful। अब ये कई केसेस हैं जहां पर एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाता है। कौन कौन से केसेस हैं? जब उसको when if it is forbidden by law, लॉ ने फॉरबिड कर दिया है उसको, मतलब लॉ ने अपनाने से, स्वीकृत करने से उसको मना कर दिया है, बोल दिया है कि भैया ये अनफोर्सेबल है, हम इसको फॉरबिड नहीं कर पाएंगे या इनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर उसको परमिट कर दिया गया तो किसी लोगों को या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ सोसाइटी को वो हार्म पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा, राइट। जब वो फ्रॉडुलेंट हो, कोई एक्टिविटी फ्रॉड से करी गई हो, तब वो हमारा अनलॉफुल बन जाएगा एग्रीमेंट। इफ इट इज इन्वॉल्व इंजरी टू अनदर पर्सन, अगर वो किसी अदर पर्सन को इंजरी अपोज करता है किसी चीज को, प्रॉपर्टी को या कंट्री को, तो वो भी अनलॉफुल हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा, राइट। इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल, अगर कोर्ट ने उसको इमोरल घोषित कर दिया है तब भी वो इलीगल बन जाएगा। इफ द कोर्ट रिगार्ड इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के जो भी अगेंस्ट चला जाएगा। तो नॉर्मल पॉइंट है, इनमें इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन में ये 6 पॉइंट है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। चलिए लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद वॉइड एग्रीमेंट, राइट। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। पूरा बच्चों क्लियर? जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं हो सकता हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। यस और नो? जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं हो सकता हम उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अब ये कई एग्रीमेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं जो लॉ ने पहले ही डिक्लेयर कर दी हैं कि भैया ये चीजें इलीगल है, ये चीजें वॉइड है, हम इसको कभी भी एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। यस और नो? पहली क्या है, एग्रीमेंट बाय पर्सन हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पहले पढ़ते हुए आए हैं, अगर आप किसी पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, जैसे माइनर, अनसाउंड माइंड का या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, अगर उनसे कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट अंडर अ म्यूचुअल बिलेटरल मिस्टेक, अगर दोनों पार्टी से मिस्टेक हुई है, जैसे मैंने मिस्टेक को बताया था, एक पार्टी से होती है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों पार्टी अगर मिस्टेक करती हैं तो वो क्या बन गया, हमारा वॉइड एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन, जहां पर अनलॉफुल कंसिडरेशन हो, राइट, कि परमिशन तो मिल गई कि भाई हम काम कर लेंगे, लेकिन वहां पर जो मकसद है वो भी क्या है, भाई किसी को आप मार रहे हैं, आप किसी को डेथ करने के आपने पैसे दिए हैं या पैसे ले रहे हैं, तो वहां पर वो अनलॉफुल कंसिडरेशन बन जाएगा, राइट। तो वो भी क्या है, हमारा वॉइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर आप किसी मेजर पर्सन को रोक रहे हैं शादी के लिए, राइट, तो वो क्या है, वो वॉइड है, राइट। माइनर की शादी क्या है, इलीगल है, लेकिन मेजर की आप फोर्स नहीं कर सकते उनको, राइट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन द माइनर इज वॉइड। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मीन सर्टेन, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जहां पर जिसकी मीनिंग सर्टेन ना हो या सर्टेन करी नहीं जा सके, मतलब स्पेसिफिक ही नहीं है कौन क्या करेगा, कहां जाना है गुड्स, मतलब वहां पर सर्टेनिटी ना होना, वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट में आता है। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए फिर आता है हमारा लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, देखिए ये फ्यूचर अनफोर्सीन इवेंट्स में बेस्ड होते हैं। कॉन्टिंजेंट मतलब होता है होगा नहीं होगा, हम कोई श्योरिटी से नहीं बोल सकते। देखिए इसमें क्या है, अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, किसी इवेंट के होने या ना होने पर वो डिपेंड करता है। फॉलोइंग आर द मेन प्रोविजन ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कल बारिश आएगी, अगर बारिश आती है तो मैं तेरे घर आऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, नहीं आएगी तो नहीं आऊंगा। तो ये क्या है, फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है, जो कि ना तो एक पार्टी के हाथ में है ना दूसरी पार्टी के हाथ में कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। यस और नो? तो ये इसको बोलते हैं हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों पार्टी के हाथ में जो इवेंट नहीं होते और वो होने या ना होने से उस कॉन्ट्रैक्ट का डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला बारिश क्या है, यहाँ पर वो इवेंट है, अगर बारिश होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं होती है तो नहीं होगा। यस और नो? चलिए इसके प्रोविजन देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, जैसे मैं बता चुका हूं। द इवेंट अपॉन विच परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड मस्ट बी कोलेटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इंसिडेंटल होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। पार्ट होगा तो आप सर्टेनिटी से बोल सकते हो कि ये चीज होगी,
जैसे मान के चलिए अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है कि वहाँ जाना, यहाँ जाना, वो चीज़ करना, कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है, तो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो इवेंट पर बेस है, जैसे बारिश है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल होना चाहिए, जिसपे आपको भी श्योरिटी नहीं है होगा या नहीं होगा। यस और नो। A contingent contract must have all the essential elements of a valid contract। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एक फीचर्स होने चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ने ऑफर दिया हो, दूसरे ने एक्सेप्ट करा हो, वो सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए। यस और नो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस आर आल्सो अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो या इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, सारे क्या है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्या इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट है? बिल्कुल है। कैसे है? देखिए इंश्योरेंस कैसे होता है, आपकी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे हो रहा है कि एक्सीडेंट होगा तब आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्या बिना एक्सीडेंट हुए आपको कंपनसेशन मिलेगा? नहीं। तो एक्सीडेंट होना क्या है, एक कॉन्टिजेंट इवेंट है जिसपे ना आपका कंट्रोल है ना इंश्योरेंस की कंपनी का कंट्रोल है। अब वो कॉन्टिजेंट इवेंट के बेसिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, राइट, क्योंकि उस पर सर्टेनिटी नहीं है, तो वो क्या है हमारा कॉन्टिजेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्टिजेंट होता है, क्योंकि वो अनफोर्सीन इवेंट पे बेस्ड है, वो होगा नहीं होगा। हो सकता है आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है और पूरे लाइफ टाइम, पूरे जिंदगी भर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, तो आपने प्रीमियम तो देना ही देना पड़ेगा फिर भी आपको। हो रहा है बच्चों क्लियर। ये इंश्योरेंस वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि इंश्योरेंस वगैरह की टर्मिनोलॉजी वगैरह क्या होती है, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट। कॉन्टिजेंट के नियर अबाउट सिमिलर ही है वेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, बस ये जो है हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट इंडिया में इलीगल है, राइट। बैटिंग वगैरह, सट्टेबाजी वगैरह ये वेजरिंग एग्रीमेंट का पार्ट होता है, इसलिए इंडिया में ये इलीगल माना जाता है। द नेचर ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट इज सच दैट देयर इज अ गेन और विन ऑफ अ पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट। दोनों में से एक पार्टी की जीत होती है, दूसरे की हार होती है। सो दिस एग्रीमेंट ट्रीटेड एज वॉइड। इसमें इसी वजह से इंडिया में इसको वॉइड या इलीगल ट्रीट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ राम एग्री विद श्याम दैट इफ रेन्स टुडे ही विल पे 10,000, इफ देयर इज नो रेन श्याम विल पे। मतलब एक सट्टेबाजी हो रही है कि भैया आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, तेरी जीती तो इतने पैसे, मेरी जीती तो इतने पैसे। तो ये क्या है, इंडिया में अभी बैन है, तो इसकी वजह से ये वेजरिंग एग्रीमेंट इंडिया में वॉइड माना जाता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसको वॉइड ही माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 10th जो टॉपिक है वो है लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। जैसे कि आपने एक पर्सन को बोला था कि आपके गुड्स को राजस्थान से दिल्ली पहुंचाना है, तो ये क्या हुआ, एक पार्टी के लिए ये काम हुआ कि उसको राजस्थान से दिल्ली पहुंचाना है, और जैसे ही उसने पहुंचा दिया उसको पेमेंट मिल गया, तो ये था परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। उसने आपका काम कर दिया और आपने उसका काम कर दिया, राइट। उसने आपके गुड्स को डिलीवर कर दिया दिल्ली में जाके और आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की दोनों ने अपनी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर भी लीगल प्रोविजन है, देखते हैं। व्हेन द पार्टी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, द ऑब्जेक्ट इज फुलफिल्ड एंड द लायबिलिटी ऑफ द पार्टी कम्स टू एन एंड, इट इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हो रहा है बच्चों क्लियर। जब दोनों पार्टी अपना अपना काम कर लेती है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ। अब कई बार परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, वो कौन कौन से केसेस हैं देख लीजिए। व्हेन परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल, जब परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो। मान के चलिए आपने ऐसे गुड्स को बोला है उस पर्सन को डिलीवर करने के लिए जो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं, अभी तक बने ही नहीं है, तो वहाँ पर उस चीज़ को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। या आपने ऐसे पर्सन को जाके बोला है कि दिल्ली जाके ऐसे पर्सन से मिलना जिसकी डेथ हो चुकी है, राइट, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड, जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले ही कैंसिल कर दिया हो, कि आपने बोला हो 1 तारीख को मेरे गुड्स को डिलीवर करना है और आपने उससे पहले ही डिलीट कर दिया हो या कैंसिल कर दिया हो वो एग्रीमेंट कि भैया कि अब ज़रूरत नहीं है, 1 तारीख मतलब मैंने किसी और से डिलीवर करा रही है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, रिसेंडेड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स अनलॉफुल, जब एग्रीमेंट अनलॉफुल बन जाता है किसी भी वजह से, किसी की डेथ हो गई, हो सकता है जिसने प्रपोजल ने दिया है उसकी डेथ हो गई, या टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हो गई जिसकी वजह से वो अनलॉफुल बन गया, तब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती, या अदर पार्टी को अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने की या परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती। हो रहा है बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। 11th पॉइंट हमारा लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद
एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देखिए इसमें क्या है, व्हेन द पार्टी फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने बताया था परफॉर्मेंस, मतलब दोनों पार्टी जब अपना अपना काम कर लेती है हम उसको एंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, इसको कम्स टू एन एंड भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड भी बोल सकते हैं, जब दोनों अपनी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। उसने गुड्स डिलीवर कर दिया, आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पर क्या है, फॉलोइंग आर द वेरियस मोड इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। अब कैसे वो डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों अपनी फॉर्मेलिटी से कब पूरे हो सकते हैं, मतलब दोनों बोल सकते हैं कि भाई मैंने अपना अपना काम कर दिया। वो कौन कौन से केस हैं, पहला केस बाय परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बता दिया दोनों ने अपना अपना काम कर दिया हो। दूसरा हो म्यूचुअल एग्रीमेंट और कंसेंट, जब दोनों ने काम नहीं भी करा हो लेकिन दोनों संतुष्ट हो कि भैया तूने मेरा काम कर दिया, मैंने तेरा काम कर दिया। पूरा बच्चों क्लियर, म्यूचुअल एग्रीमेंट से या परफॉर्म करने से पहले ही दोनों ने कैंसिल कर दिया हो, या कुछ डिस्चार्ज हो गया बोल सकते हैं कि भैया मैंने तुम्हें बोला था कि भाई तब तक ये काम कर देना, वो टाइम निकल चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, जब कोर्ट मना कर दे कि भैया आप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सेटलमेंट हो चुका है। बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया या एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई किसी भी वजह से, राइट, तो वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब एक पार्टी, दोनों पार्टी ने, मतलब मान के चलिए कि जिसको गुड्स डिलीवर करने थे उसने गुड्स आपके डिलीवर नहीं करे, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब जिस पार्टी को लॉस हुआ है वो कोर्ट में केस कर सकती है। हाँ, तक क्लियर हो रहा है। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब उस इवेंट को परफॉर्म करना ही इम्पॉसिबल हो गया हो, ये वो केस है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये क्या थे, कब कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज मतलब एंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, कि भैया ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। पहला क्या था, बाय परफॉर्मेंस, भाई दोनों ने अपनी अपनी चीजें कर ली हैं तब हो जाता है। दूसरा है जब दोनों ने म्यूचुअली आपस में सलाह मशवरा करके बोल दिया है कि भैया ना तुझे परफॉर्म करने की जरूरत है ना मुझे परफॉर्म करने की जरूरत है, चलो छोड़ो, राइट। बाय लैप्स ऑफ टाइम, कभी कभी टाइम निकल जाता है। चौथा था ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, जब लॉ ने मना कर दिया हो भैया करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हमने सेटल कर दिया है वैसे ही। बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया है, या एक पार्टी ने परफॉर्म ना करा और दूसरा वाला या तो नाराज हो जाएगा, नाराज हो गया तो केस कर देगा, नहीं हुआ तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। मान के चलिए ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए आपने कोई भी चीज शॉपिंग करी है, बहुत दूर गए थे आप शॉपिंग करने और घर लाए तो उसमें कोई डिफेक्टिव निकल गया और वो 50 रुपए की चीज थी, तो क्या आप वापस करने जाएंगे वहां पर, आप क्या बोलेंगे, चलो छोड़ो यार अब कौन जाए इतनी दूर, तो वो होता है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि भैया उसको अच्छी चीज देनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं दी, लेकिन फिर अभी आपने उसको माफ कर दिया, मतलब अदर पार्टी ने अपना प्रॉमिस को परफॉर्म अच्छे से नहीं करा, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो केस करोगे या तो वापस जाके उसको रिटर्न करोगे या फिर बोलोगे यार छोड़ो यार कोई बात नहीं। पूरा बच्चों क्लियर। फिर है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर पॉसिबल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, तो वो भी हमारा क्या बनेगा, हमारा डिस्चार्ज बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। यहां तक क्लियर हो रहा है। चलिए लीगल प्रोविजन रिलेटेड विद ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज आ गई, ब्रीच को अच्छे से समझ लेते हैं। इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, अगर आपके गुड्स को जो डिलीवर करना था राजस्थान से लेकर दिल्ली छोड़ना था, पहले तो उसने हाँ बोल दिया और लास्ट मोमेंट पे उसने मना कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, जब दोनों में से एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे हम उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक होती है विक्टिम पार्टी, विक्टिम पार्टी क्या हो गई, आपकी पार्टी, मतलब आपको लॉस हुआ है, उसने एंड मौके पे आपको मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो आप जो है विक्टिम पार्टी हैं, आप क्या है एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं या आपके पास कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, देखिए। पहला है सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपको लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट में आपने एक कोर्ट केस कर सकते हैं कि भैया मुझे उसने गुड्स को नहीं डिलीवर करा था, इसकी वजह से मुझे ये लॉस हो, राइट। गुड्स को जो कि उस पर्सन को डिलीवर करना था उसने डिलीवर नहीं कर पाया, अब हो सकता है वो दिल्ली में उसको डिलीवर करना था, दिल्ली से कहीं और जाना था, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो उस लॉस के लिए आप उस पर केस कर सकते हैं। क्वांटम मेरिट में क्या होगा, क्वांटम मेरिट में जितना भी आपको लॉस हुआ है उसकी वजह से उसका रीपेमेंट का आप उस पर केस कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में कर सकते हैं कि भैया मुझे उससे काम करवाना है, वो काम सिर्फ वही बंदा कर सकता था, उसलिए मुझे एक डेट चाहिए जहां पर वही मेरा काम करके देगा, क्योंकि जो मेरी पार्टी है वो उसी को जानती है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सूट फॉर इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, सूट फॉर इंजेक्शन मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, जहां पर कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा देता है कि भैया वो जो पर्टिकुलर बंदा है कहीं और भी नहीं जा सकता, कोई और काम नहीं कर सकता जब तक जो पार्टी जिसका लॉस हुआ है उसको वो कंपनसेशन पूरा पे नहीं कर दे, राइट। तो अलग अलग ब्रीच ऑफ अ पार्टी के पास, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के पास अलग अलग वेरियस मेजर्स हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने मतलब केस कर सकता है किसी भी अदर पार्टी के खिलाफ। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, ये था हमारा ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट।